हर आविष्कार एक नए युग का आगाज़ करता है, लेकिन उसकी बर्बादी के बीच भी कहीं न कहीं छिपे होते हैं। यह हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है कि वह आविष्कार समृद्धि लाएगा या विनाश। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 13 जून की पहली खबर। बता दें कि जर्मनी के एक एडवांस एक्सपेरिमेंट यानी कैटरीन KATRIN यानी कार्लसरुहे ट्राइटियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट ने न्यूट्रिनो के मास के मैक्सिमम लिमिट पर नए बाउंड्री सेट किए हैं। यह एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो बिल्कुल लाइटवेट और वीकली इंटरैक्टिंग होता है की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए दुनिया के सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रिनो का नेचर ऐसा होता है कि न्यूट्रिनो वह पार्टिकल है जो यूनिवर्स के सबसे एबंडेंट में है, मगर इनका मास बहुत छोटा होता है। इसलिए यह पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे सन के अंदर होने वाले प्रोसेसेस से आते हैं। कैटरीन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कैटरीन एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनो मास की अपर लिमिट को मेजर करता है ट्राइटिनियम के बीटा डीके के एनालिसिस के थ्रू। वहीं ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो डीके के टाइम न्यूट्रिनोज एमिट करता है। आपको बता दें कि जो लेटेस्ट रिजल्ट है कैटरीन के फाइंडिंग्स के मुताबिक न्यूट्रिनो का मास 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। पहले यह लिमिट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। न्यूट्रिनो का मास एक्सपेक्टेड मास से भी कम है, जो थ्योरेटिकल मॉडल्स और कॉस्मोलॉजी को रिफाइन करने में मदद करेगा। आइए इसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं। न्यूट्रिनो मास का पता लगाना स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स और डार्क मैटर थ्योरीज को समझने में मदद करेगा। वहीं यह डिस्कवरी बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर के इम्बैलेंस को समझने में भी हेल्पफुल होगी। आइए, आपको मैंने पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को समझा दिया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँगे। आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी गोल ऑफ द कैटरीन एक्सपेरिमेंट क्या है? आप बताएँगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसका काम है डिटरमाइन करना मैक्सिमम मास ऑफ न्यूट्रिनोज़। वही कैटरीन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग न्यूट्रिनो मास यानी कि किस रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया गया है, तो मैंने कई बार बताया ट्राइटियम। आपसे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग कैटरीन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल मास। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल मास कितना हो सकता है, तो अभी मैंने बताया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां आपसे पूछा गया है कि वाई इज डिटरमाइनिंग द मास ऑफ न्यूट्रिनोज सिग्निफिकेंट इन फिजिक्स। तो आपको बता दें कि इन सभी के बारे में वो हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डार्क मैटर कंपोजिशन, इट रिफाइंस द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पार्टिकल। यानी ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का सही उत्तर होगा। आइए जानते हैं 5वें क्वेश्चन के बारे में, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन मेथड यूज्ड बाय द कैटरीन एक्सपेरिमेंट टू मेजर न्यूट्रिनो मास। तो इसमें हम मैंने बताया पढ़ाते वक़्त कि इसमें हम एनालिसिस करते हैं ऑफ द बीटा डीके एनर्जी स्पेक्ट्रम का। वहीं न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आपसे प्रोसेस का नाम पूछा है, जो मैंने बताया कि इनमें तीनों प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिजन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन्स और बीटा डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी ऑल ऑफ द अबव इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रिनोज इज करेक्ट। तो आपको बताना होगा कि न्यूट्रिनोज जो हैं इंटरेक्ट करते हैं बहुत वीकली मैटर के साथ। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको यह क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी एक वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। इस वेस्ट यूरोपियन कंट्री का राजधानी है बर्लिन और वहीं यहाँ के चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज। आप याद रखेंगे, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि थाईलैंड की नेशनल बर्ड देखी गई है उत्तराखंड के रानीखेत में। आपको इस बर्ड का नाम याद होना चाहिए। इस बर्ड का नाम है सियामीज़ फायरबैक और यह ह्यूमिड फॉरेस्ट में पाई जाती है थाईलैंड के, लाओस में, कंबोडिया और वियतनाम में।
आपको बता दें कि इसका साइंटिफिक नेम भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको अच्छे एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा कि लोफोरा डियार्डेई किसका साइंटिफिक नेम है, तो आपको पता होना चाहिए या सियामीज फायरबैक का है। आपको बता दें कि अब आईयूसीएन भी इस न्यूज़ में आ गया है, तो आईयूसीएन का फाउंडेशन हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में। वहीं इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में है। इसके सीईओ हैं ब्रूनो ओबरले और वहीं इसके फाउंडर हैं जूलियन हक्सले। आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है जिसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वहीं आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसे पुराने फॉर्म में क्या कहा जाता था, तो वह था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। आपको बता दें कि थाईलैंड एक साउथ एशियन कंट्री है और इसकी राजधानी बैंकॉक है। वहीं इसकी करेंसी है बैट। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है थाई और यहाँ के किंग हैं महा वजीरालोकोम। तो ये आपको याद रखना होगा। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं पुष्कर गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी आपके सीएम हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फिर से आपको बता दूं मैं कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि फ्रेडरिक फोर्सिथ का 86 साल में निधन हो गया है। आपको बता दें 86 साल में इनका निधन हुआ 9 जून 2025 को। आपको बता दें कि यह एक इंग्लिश नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। आपको एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाएगा कि द डे ऑफ द जैकल किसने लिखा था? आपके एग्ज़ाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। उनका नाम होगा फ्रेडरिक फोर्सिथ। आइए साथ ही साथ देख लेते हैं जो 2025 में इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर हैं। एवरीथिंग इज़ ट्यूबरकुलोसिस जॉन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। वहीं रोज़ारिटा अनीता देसाई ने लिखा है। एम्पेरर ऑफ ग्लैडनेस ओशियन व्योंग ने लिखा है। टू सेव एंड डिस्ट्रॉय वियत थान न्यूज़ेन ने लिखा है। और थिंग्स इन नेचर मेयरली ग्रो यूइन ली की किताब है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस जॉन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। वहीं रोज़ारिटा अनीता देसाई के द्वारा। आपसे रोज़ारिटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। द एम्पेरर ऑफ ग्लैडनेस ओशियन वियोंग के द्वारा लिखा गया है। टू सेव एंड टू डिस्ट्रॉय विएट थान न्यूज़ेन के द्वारा लिखा गया है। वहीं थिंग्स इन नेचर मियरली ग्रो यूएन ली के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि रिनाउंड कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह पासेस अवे। आपसे पूछा जाएगा कि उस्ताद गुलाम नबी शाह कहाँ के रिनाउंड सिंगर थे जिनकी मृत्यु हो गई, यानी आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको जान लें कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। वहीं यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और सीएम हैं उमर अब्दुल्ला। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि सेबी ने मैंडेट कर दिया है यूपीआई पेमेंट सिस्टम को मार्केट इंटरमीडिएट्स के लिए 1 अक्टूबर से। यानी यूपीआई को जनादेश देकर सेबी ने वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत और कुशल बनाने का कदम उठाया है जो भविष्य के लिए तैयार है और डिजिटल इंडिया के विजन के साथ रेखांकित है। आपको बता दें कि सेबी की शुरुआत यानी फॉर्मेशन 1988 में हुई थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो इसका एक्ट है वो 1992 का है। सेबी के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए, तुहिन कांता पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, जहाँ पर कि संत कबीरदास की जयंती मनाई जाएगी 2025 में। आपको बता दें कि ये हर साल अलग अलग दिन को पड़ता है। उसका कारण है आपका जो माह पड़ता है हिंदी महीने से, उस हिसाब से इसे रखा जाता है। आपको बता दें कि संत कबीर का माना जाता है कि जन्म 1398 में हुआ था वाराणसी में। वहीं जो 2025 की बर्थ एनिवर्सरी है वो 648वीं है, जो जून 11 को मनाई जाएगी। जून 11 को मनाई गई है। वहीं अगर इनके टीचिंग्स की बात करें तो इन्होंने वेदांता, भक्ति और सूफी मिस्टिसिज्म के बारे में बताया। आपको बता दें कि फॉलोअर्स के फॉर्म में कबीर पंथ एक सेक्ट डेडिकेटेड टू हिज टीचिंग कंटिन्यूज टू थ्राइव्स इन इंडिया। वहीं इनके
फ़िलॉसफ़ी की बात करें तो एक मिस्टिकल पोएट थे, सोशल रिफ़ॉर्मर भी थे, फ़िलॉसफ़र भी थे। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर जहाँ पर कि आईएलओ से खबर आ रही है। इंडियन सोशल सिक्योरिटी कवरेज जंप्स टू 64.3% रैंक्स सेकंड ग्लोबली, आईएलओ का कहना है। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी। इंडिया ने सोशल सिक्योरिटी कवरेज में पिछले 1 दशक में ज़बरदस्त उछाल दिखाया है, जो अब 64.3% तक पहुँच गया है, जिसमें यह दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह आंकड़ा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। आपको बता दें कि आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। आपको बता दें यह यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आइए जानते हैं और भी प्रमुख बातें, उसके बाद एमसीक्यू की ओर भी जाएँगे। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या है। 2015 में केवल 19% कवरेज ग्रोथ थी, जो 2025 तक बढ़कर 64.3% तक पहुंच गई। यानी कि 45% अंक की सबसे तेजी से वृद्धि आईओएल की ग्लोबल लिस्ट में दर्ज हुई है। वहीं इस तरह करीब 94 करोड़ यानी 940 मिलियन लोग अब किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। अब इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है बेनिफिशियरी काउंट के हिसाब से। लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने जेनेवा में आईएलओ डायरेक्टर जनरल से कहा कि प्रो पुअर तथा लेबर वेलफेयर पॉलिसीज के जरिए ये रिकॉर्ड हासिल हुआ। वहीं इंडिया पहला देश है जिसने 2025 के आईएलओ स्टैट डेटाबेस में अपने सोशल प्रोटेक्शन डेटा को अपडेट किया है। फेज़ 1 में 8 राज्यों के सेंट्रल और वुमेन सेंट्रिक स्कीम के डेटा शामिल किए गए हैं। फेज़ 2 में और भी स्कीम जोड़कर बेनिफिशियरी की संख्या 100 करोड़ के पार जा सकती है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एमसीक्यू की ओर, जहां आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि एज़ पर द आईएलओ रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ करंट सोशल सिक्योरिटी कवरेज परसेंटेज? तो यह कवरेज परसेंटेज मैंने बताया 64.3 है। वहीं आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल रैंक सोशल सिक्योरिटी कवरेज में, तो वह दूसरा है। आपको परसेंटेज वाइज़ पूछा गया है कि 2015 में यह कितनी थी? तो मैंने बताया था कि 19% से बढ़कर वो 64 हुई है। वहीं अगर अगले सवाल की ओर चलें तो व्हाट हैज़ बीन अ की फैक्टर इन इंक्रीजिंग इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज? तो ये एक बेहतरीन सवाल आपसे बन सकता है। तो इसका सवाल है कि मनसुख मंडाविया साहब ने बताया कि प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम के ज़रिए गवर्नमेंट में इस लक्ष्य को हासिल किया है। बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पर, जहाँ पर कितने करोड़ बेनिफिशियरीज़ इसमें कवर हुए हैं? तो मैंने आपको बताया 94 करोड़, लगभग 94 करोड़। वहीं आपसे पूछा गया है कि व्हिच डेटाबेस डिड इंडिया यूज़ टू अपडेट इट्स सोशल प्रोटेक्शन स्टैटिस्टिक्स इन कोलैबोरेशन विथ द आईएलओ? तो इसका जवाब मैंने बताया था आईएलओ स्टैट के साथ। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ इंडियाज़ इम्प्रूव्ड सोशल सिक्योरिटी कवरेज? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी। आपसे पूछा गया है कि व्हिच सेगमेंट हैज़ पार्टिकुलरली बेनिफिटेड फ्रॉम इंडियाज़ एक्सपेंडेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज? तो आपको बताना है कि कौन-सा ऐसा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड हुआ है इंडिया के एक्सपेंडेड सोशल सिक्योरिटी कवरेज से, तो वो है पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है मालदीव्स का। आपको याद रखना है कि ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर मालदीव्स की किसे बनाया गया है, तो वो है कैटरीना कैफ। आइए जान लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव की राजधानी माले है और यह एक आइलैंड है, एक आर्चिपिलागो कंट्री है साउथ एशिया में। आपको बता दें कि अफ्रीका के, अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको मालदीव दिखाई पड़ेगा और यह इंडियन ओशन में लाई करता है। आपको बता दें कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ की करेंसी है रुपया। प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू। आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट जो आपके परीक्षाओं में बन सकता है, आने वाले परीक्षाओं में, कि कौन-सी पर्सनैलिटी किसकी
ब्रांड एम्बेसडर है तो विराट कोहली, प्यूमा के हीरो मोटोकॉर्प और ऑडी और कोलगेट के हैं। आलिया भट्ट गुस्सी और दीपिका पादुकोण लुइस व्यूटन और कार्टियर की हैं। वहीं अनन्या पांडे चैनल स्वारोस्की और जिमी चू की हैं। रोहित शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, एडिडास। वहीं एम एस धोनी की वही पूछी जा सकती है, ओरियो और ड्रीम 11। नीरज चोपड़ा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइक और अमूल के ये ब्रांड एम्बेसडर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा तो पीवी सिंधु के बारे में पूछा जाएगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रिजस्टोन जिसका टायर का प्रचार आप देखते होंगे, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि इंडिया का पोजीशन स्लिप कर गया है, नीचे चला गया है 131वें पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के आंकड़े के हिसाब से। आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कलौंजी स्विट्जरलैंड में है, जो कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। वहीं इसका फाउंडेशन 1971 में रखा गया था। इसके फाउंडर थे क्लॉस स्वाब, जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए समझते हैं इस करंट अफेयर को काफ़ी डिटेल में। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले इंडिया ने अपना पोजीशन लूज किया है, जो जेंडर इक्वलिटी के लिए एक मेजर कंसर्न है। आपको बता दें कि 148 कंट्री में यह रैंकिंग की गई है और भारत का 2024 में 129वां रैंक था। वहीं पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे फिनलैंड। आपसे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर साउथ एशिया रीजन परफॉर्मेंस की बात बात करें तो बांग्लादेश का 106वां स्थान है। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में 4 मेजर डायमेंशन होते हैं। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको बता दें कि इंडिया के डिक्लाइन होने का कारण है लो फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल की मात्र 25% है। वहीं वुमेन को 34% कम सैलरी मिलती है मेल एम्प्लॉयज़ के मुकाबले। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और न्यूट्रिशन में जेंडर भी डिस्पैरिटी है। वहीं रूरल एरियाज में गर्ल्स की स्कूल ड्रॉप आउट रेट अभी ज़्यादा है। यानी अब हम इनको सुधारने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, तो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म में इक्वल पेमेंट देना होगा। वहीं एजुकेशनल एक्सेस में गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप और डिजिटल एजुकेशन का प्रमोशन करना पड़ेगा। वुमेन सेंट्रिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करना होगा और लोकल और नेशनल लेवल पर और ज़्यादा वुमेन को इन्वॉल्व करना होगा पॉलिटिकली। आइए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से बनने वाले सवालों को देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कितनी है? तो पहले 129 थी, अब 131 हो गई। आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने टॉप किया है? तो मैंने बताया आइसलैंड ने टॉप किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस डायमेंशन में इंडिया ने सबसे लोवेस्ट स्कोर किया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छे एग्ज़ाम्स में स्टेट पीसीएस और यूपीएस में आपसे पूछा जाएगा, तो हेल्थ और सर्वाइवल में सबसे खराब परफॉर्मेंस हुआ है इंडिया का। व्हिच साउथ एशियन कंट्री रैंक्ड हायर देन इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो मैंने आपको नाम भी बताया था और वह कंट्री है नेपाल, 104वें स्थान पे। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन-सा डायमेंशन नहीं है? तो एजुकेशनल हेल्थ है आपके पास, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल एसेस इसका भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन इंडिया वर्कफोर्स एज द रिसेंट डेटा? तो मैंने आपको बताया मात्र 25% वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, मेजर कंसर्न। आपको बता दें कि अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज डिक्लाइन इन रैंक इन द 2025 इंडेक्स? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा परसिस्टेंट जेंडर पे गैप एंड लो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस? तो मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिलीज़ किया जाता है।
बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज शक्ति 2025 किया है, जो कि फ्रांस में होने वाला है। आपको याद होना चाहिए कि यह 8वां एडिशन है शक्ति एक्सरसाइज 2025। इसका मुख्य उद्देश्य है जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना। आपको इम्पोर्टेंट्स मिलिट्री एक्सरसाइज पता होनी चाहिए। युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के साथ होता है, वहीं वरुणा इंडिया और फ्रांस के साथ। गरुड़ भी इंडिया और फ्रांस के साथ, लेकिन आपको बता दें कि वरुणा नेवी की एक्सरसाइज है और गरुड़ एयर की एक्सरसाइज है। मैत्री इंडिया और थाईलैंड की आर्मी एक्सरसाइज है। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना करते हैं आर्मी की एक्सरसाइज। शक्ति अभी आपको बताया फ्रांस के साथ। वहीं इंदिरा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो इंडिया और रसिया के साथ होता है। वहीं कोप इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है और एयर एक्सरसाइज है, यानी एयरफोर्स के द्वारा की जाती है इंडिया और यूएसए के द्वारा। वहीं इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज करता है। मिलान मल्टीपल नेशंस हैं, ये आपसे काफ़ी कम पूछा जाएगा। वहीं अगर संप्रीति की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगर हरिमाऊ शक्ति की बात करें तो इंडिया और मलेशिया के बीच में है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में। डस्टलिक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया और उज़्बेकिस्तान। सेंट्रल एशियाज़ कंट्री आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। मैंने आपको पिछले दिनों बहुत डिटेल में पढ़ाया है सेंट्रल एशिया को। वहीं बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच का एक्सरसाइज है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको याद होने चाहिए आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला जो है पहले पर्सन बन गए हैं इंडियन ओरिजिन से, जो लीड करेंगे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को। आपको बता दें कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक ईएनटी डॉक्टर हैं, यानी ईयर, नोज़ और थ्रोट के डॉक्टर को ही ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला पहले इंडियन बन गए हैं, इंडियन ओरिजिन, जो लीड करेंगे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आपको मनाया गया 12 जून को, जिसकी थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। इसे जारी करने वाली संस्था है यूनिसेफ। ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर इसके फाउंडर की बात करें तो वो थे लुडविक राज चमन। वहीं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसल। यह इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि क्रॉपिक यानी कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, इसकी फुल फॉर्म अब आप याद रखेंगे क्योंकि ये अब न्यूज़ में है। यह एक स्टडी ऑफ क्रॉप्स करेगी एआई के जरिए, और यह पब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि लोकपाल का नया मोटो आ गया है, जिसका मोटो है एम्पावर सिटीजन। बता दें कि लोकपाल के करंट चेयरमैन हैं अजय मानिक राव खानविलकर। आप बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा। वहीं लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका जो फॉर्मेशन है वो लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट 2013 के थ्रू किया गया था। वहीं अगले करंट अफेयर पे बढ़ें तो इंडिया के लिए खुशखबरी है, जहां पर कि सिर्फ कौर शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है आईआईएसएफ यानी इंडियन शूटिंग फेडरेशन में, जो जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ है। वहीं आपको चांसलर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है फ्रेडरिक मर्ज के बारे में, और साथ ही साथ मैंने प्रेसिडेंट का भी नाम बताया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको इन करंट अफेयर से काफ़ी जानकारी हुई होगी। अपने कॉपी और नोट्स को बनाते चलिए और पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए और सरकारी नौकरी लेते चलिए। धन्यवाद।